नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार की शुरुआत आज हम उस दर्दनाक और चिंताजनक घटना से कर रहे हैं जिसमें सेना के 15 जवानों की असामयिक मौत हो गई। ये जवान दुश्मन की गोलियों से नहीं, बर्फीले तूफान की चपेट में आकर शहीद हुए हैं। हमारे लिए ये चिंताजनक और गहन विश्लेषण का विषय है। क्या 15 जवानों की मौत की जिम्मेदारी कुदरत के कंधों पर डालकर सरकार और हमारा सिस्टम खुद को डिफेंड कर सकता है? इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आइए आपको कश्मीर में तूफान से बर्बादी का अपडेट दे देते हैं। एलओसी पर 15 जवानों की बेचैन करने वाली शहादत। -18 डिग्री वाले मोर्चे पर जवानों की अकाल मौत। दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले बर्फ के नीचे कैसे दब गए? बर्फीली सरहद पर भगवान भरोसे कब तक देश के जवान? ये देश को झकझोरने वाली असाधारण शहादत की तस्वीरें हैं। एक मेजर और सेना के 14 जवानों की मौत हो गई। न एक भी राउंड फायरिंग हुई, न विमानों से बम गिरे, न बारूदी सुरंग फटी, क्योंकि ये युद्ध दुश्मन से नहीं, कुदरत से लड़ा गया। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तैनात इन जवानों का सामना उस दुश्मन से हुआ जिसके पीछे कुदरत की ताकत थी। नतीजा रहा मौत। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों से बर्फीले तूफान की तबाही की पूरी अपडेट आपको हिलाकर रख देगी। कश्मीर में 25 और 26 जनवरी को एक के बाद एक 4 बर्फीले तूफान आए। तूफान ने गुरेज की एक आर्मी पोस्ट को चपेट में लिया। जवानों की एक पेट्रोलिंग टीम भी चपेट में आई। अब तक 14 जवानों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सोनमर्ग में भी सेना के मेजर को जान गंवानी पड़ी। बांदीपुरा में 4 और उरी में 1 नागरिक की जान चली गई। प्रशासन और मौसम विभाग ने कल शाम तक ये चेतावनी रखी है कि पहाड़ी इलाकों में जहां काफी बर्फ जमा है, वहां पर बर्फीले तूफानों का खतरा बना हुआ है। इस बीच लोग सतर्क रहें। अभी भी कश्मीर में कई इलाके जो हैं वो नजदीकी इलाकों से कटे हुए हैं और खासकर से बुरी हालत उन पहाड़ी इलाकों की है जो बिल्कुल कटे पड़े हैं। चाहे करगिल की बात करें, द्रास की बात करें, गुरेज की बात करें या टंगडार की बात करें, क्योंकि इन इलाकों के पहाड़ों पर करीब 1 मीटर से भी ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। ये गुरेज की उसी आर्मी पोस्ट के अवशेष की तस्वीरें हैं जिनसे तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये 12,500 फीट पर मौजूद आर्मी पोस्ट थी जिसमें अफसर समेत 22 जवान तैनात थे। 2 दिनों से यहाँ बर्फबारी हो रही थी, लेकिन कल बर्फीला तूफान आया और सब कुछ बर्बाद करके चला गया। जब हैवी बर्फ गिरती है तो कहीं भी तूफान हो, कहीं भी अवलांच आ सकता है। मैं समझता हूँ जनरल नेचर की वार्निंग, आप बॉर्डर खाली नहीं कर सकते क्योंकि बर्फ हैवी होगी। वो जवान तो है ही तैनात इसलिए, वरना फिर कारगिल हो जाएगा। तो ये तो सेना की मजबूरी है, देश की सुरक्षा के सैनिकों को वहां तैनात होना पड़ता है। सेना पूरी हिदायतें लेती है उनको साइटिंग करने में भी कैंप्स की, और बंकर भी जो बनाते थे मजबूत बनाते हैं कि जो बर्फ गिरती है उससे टूटे नहीं। लेकिन ये तो कुदरत का एक ऐसा है, उसका आप 100% कोई प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। बर्फीले तूफान का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। चंडीगढ़ स्थित स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट यानी SASE के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में कुपवाड़ा, बांदीपुरा, अनंतनाग, बारामूला, गंदरबल, कुलगाम, बड़गाम, पुंछ, राजौरी, रामबन, रायसी, डोडा, किश्तवाड़ और करगिल में तूफान का अलर्ट है। वहाँ पर क्या कोई और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने जा रहा है? हाँ, देखिए, एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इतना एक्टिव नहीं है, फीवल टाइप का, जिसका जो असर है 28 से शुरू हो जाएगा और ख़ासतौर से 29, 30 तारीख और 31 तारीख को फिर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में बर्फबारी और कुछ एरियाओं में बरसात की संभावना। बर्फीले तूफान के खतरे को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को
ऊंचे स्थान छोड़कर निचले हिस्से में आने का निर्देश दिया गया है। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि हमारा अलर्ट सिस्टम कब इतना मजबूत होगा कि सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों की जिंदगी यूं बर्फ में दबकर खत्म न होने पाए। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। खबरदार में अब हम आपको बर्फीले तूफान के बारे में ज्ञानपरक जानकारियां आइए देते हैं। ये वो जानकारियां हैं जिनसे आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि जिस इलाके में बर्फीली तूफान आ जाए वहां किस हद तक तबाही हो सकती है। अगर किसी इलाके में 12 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई हो तो वहां बर्फीले तूफान के आने का खतरा रहता है। एवलांच दरअसल तेज रफ्तार से चलने वाली हवा है जो बर्फ से लैस होती है। बर्फीले तूफान की रफ्तार कई बार 80 मील प्रति घंटे तक होती है, यानी 5 सेकंड में 2 किलोमीटर। 25-26 जनवरी को ऐसा ही एक तूफान आया था। गुरेज की आर्मी पोस्ट पूरी तरह से इसकी चपेट में थी। तूफान आने पर 5 सेकंड में 10 से 12 फीट की मोटी परत जम जाती है, यानी बर्फ की इतनी मात्रा कि 2 किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो जाए। एवलांच की चपेट में आकर हर साल दुनिया भर में 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पंद्रह जवानों की शहादत की जिम्मेदारी कुदरत के कंधों पर डालकर नहीं छोड़ी जा सकती। सवाल यह है कि क्या तूफान से अलर्ट का हमारा सिस्टम इतना मजबूत क्यों नहीं है, और यह सिस्टम इतना मजबूत कब होगा जब इससे जान माल के नुकसान को रोका जा सके, हमारे सैनिकों को बचाया जा सके। चंद सेकंड में बर्फ का रेला आता है और जान बचाने की मोहलत तक नहीं मिल पाती। सुरक्षा का एक ही उपाय है, मजबूत अलर्ट सिस्टम, ताकि तूफान की जद से दूर निकल जाने का मौका मिल सके। लेकिन कुदरत अक्सर इन्हें आजमाने का अवसर ही नहीं देती। जैसे साउथ में क्या होता है, सुनामी आके जितना नुकसान पहुंचता है, नॉर्थ में क्या ऑलांच एक ऐसा घटना करा देता है। ये तो सर एक इंसान जीने के लिए कितना जो भी ऑक्सीजन जरूरत है, ये ऑलांच के बारे में जानकारी लेना उतना जरूरी है। उससे हम निपटने के लिए हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट है। जैसे हम बोल सकते हैं एवीडी होता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास एवीडी है, ट्रैकर 2 होता है, अवलांच जैकेट होता है, अवलांच कोड होता है, अवलांच रोड होता है। जो लास्ट में फाइनली क्या होता है, हमारे पास ART होती है, अवलांच रेस्क्यू टीम, जो हमें मतलब रेस्क्यू करने में मदद करती है। हमने बर्फीले तूफान की चेतावनी देने वाले अलर्ट सिस्टम के बारे में कई विशेषज्ञों से बात की और ये जानने की कोशिश भी की कि आखिर कमजोर कड़ी कहां है और चूक कहां होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक बर्फीले तूफान की चपेट में आने वाले इलाकों में अमूमन आर्मी पोस्ट नहीं बनाए जाते। बर्फबारी ज्यादा होने पर गश्ती की फ्रीक्वेंसी घटा दी जाती है। बर्फीले तूफान आने का खतरा होने पर गश्ती बंद कर दी जाती है। ट्रुप कमांडर को अधिकार है कि वो टुकड़ी को वहां से फौरन हटा सकता है। भारी बर्फबारी होने पर सेना हेलीकॉप्टर और UAV से हवाई गश्ती भी बढ़ा देती है। मनाली स्थित स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट बर्फीले तूफान के बारे में अलर्ट जारी करता है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत का अलर्ट सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मानक के टक्कर का है। लेकिन तमाम दूसरे देशों की तरह हिंदुस्तानी सिस्टम भी 100% सटीक भविष्यवाणी करने में चूक जाता है और अक्सर हादसे हो जाते हैं। 5 से 7 दिन से पहले हेवी स्नोफॉल की वार्निंग देना पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स इट। उसका हर 24 घंटे में 12 घंटे में अपडेट्स दिए जाते हैं। स्लोप स्टेबिलिटी स्टडी करके सेफर जोन्स बनाने का जिम्मेदारी साथ मिलके आर्मी को और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को करना है। वो करते रहते हैं, बट फिर भी एक आध बार चूक हो जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि करगिल युद्ध के बाद उन इलाकों से भी सेना को हटाया नहीं जा रहा जहां बर्फीले तूफान का खतरा रहता है। सैन्य अधिकारी सवाल उठने के डर से टुकड़ियों को पोस्ट से नहीं हटाते। अगर ऐसा है तो इस पर सेना को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। श्रीनगर में शुजाउल हक, अशरफ वानी और जुगल पुरोहित के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। खबरदार में अब हम आपको सेना के जवानों का वो बैटलफील्ड दिखाएंगे जहां हर वक्त तूफान का सामना रहता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और बर्फीला इलाका है। सबसे मुश्किल ये
माना जाता है बॉर्डर, और यहाँ न सिर्फ शून्य से काफी नीचे तापमान रहता है बल्कि 150 किलोमीटर तक बर्फीली तेज हवाएं भी चलती हैं और तूफान आने का खतरा किसी भी वक्त बना रहता है। ये दुनिया का सबसे टफ बैटलफील्ड है जहां मौसम दुश्मन नंबर 1 है और तूफान से सामना का खतरा हर पल बना रहता है। कि हनुमंतप्पा और उनके साथियों की मौत कोई इकलौता किस्सा नहीं था। यहाँ पर इस तरह के वाकये लगभग हर महीने होते हैं। दुश्मन की गोलियों से उतने लोगों की जान नहीं जाती जितने कि यहाँ पर मौसम की वजह से। सियाचिन ग्लेशियर एरिया में आर्मी ने अब तक 900 से ज्यादा जवानों को खोया है। सबसे बड़ा हादसा 2007 में हुआ जब 62 जवान एवलांच के शिकार हुए। सियाचिन का मौसम इतना भयानक होता है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते हर वक्त दम घुटने का खतरा रहता है। ऑक्सीजन की कमी के चलते जवानों को यहाँ धीमे चलना पड़ता है। बर्फ पर पड़ने वाली रोशनी की चमक सीधे आंखों तक पहुंचे तो आंखें अंधी हो सकती हैं। नहाने या दाढ़ी बनाने पर मनाही है क्योंकि त्वचा बहुत मुलायम होती है और एक बार कटी तो घाव भरना मुश्किल हो जाता है। सियाचिन और गुरेज जैसे इलाकों में तैनाती से पहले बीएसएफ या सेना के जवानों को सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग दी जाती है। हाई एल्टीट्यूड में जो अलग अलग जगहों पर देश के इलाके हैं वहां पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है और इस ऑक्सीजन की कमी के चलते इनको हाइपोक्सिया और दूसरी बीमारी हो जाती है। इन तमाम चीजों से लड़ते हुए भी हमारे जवान हमारी सरहदों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन कुदरत के आगे कई बार ट्रेनिंग बेअसर रह जाती है। आज तक ब्यूरो। और अब खबरदार में हम आपको उन हीरो हिंदुस्तानियों से मिलवाते हैं जिनका नाम नहीं, जिनका काम बहुत बड़ा है, जो गुमनाम रहकर भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में देश के ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे। और इस बार देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री की लिस्ट में 15 ऐसे साधारण लोगों को चुना गया है जिनके काम असाधारण हैं, अद्भुत हैं, बेमिसाल हैं। हम पहले आइए इनमें से कुछ लोगों से आपका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश इंदौर की डॉक्टर भक्ति यादव 92 साल की डॉक्टर हैं जो पिछले 68 सालों से मरीजों का बिना फीस लिए इलाज कर रही हैं और 1 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की फ्री डिलीवरी आप करवा चुकी हैं। केरल की मीनाक्षी अम्मा 76 साल की मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं जो पिछले 68 सालों से तलवारबाजी की पारंपरिक कला कलारी सिखा रही हैं। तेलंगाना के चिंताकिंडी मल्लेशम 44 साल के मल्लेशम ने सिल्क साड़ियों की बुनाई के लिए एक मशीन बनाई है जिसने मेहनत और समय को बहुत कम कर दिया है। तेलंगाना के दरिपल्ली रमैया जिन्हें ट्री मैन कहा जाता है, जेब में बीज लेकर चलते हैं, 68 साल के रमैया अब तक 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। गुजरात के सुब्रत दास जिन्हें हाईवे मसीहा कहा जाता है, यह हाईवे पर एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देते हैं। कोलकाता के बिपिन गनत्रा जिन्हें फायर चेजर कहा जाता है, 60 साल के गनत्रा 40 साल से आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं, जबकि गनत्रा साहब प्रोफेशनल फायर फाइटर नहीं हैं। जलपाईगुड़ी के करीमुल हक जो अपनी बाइक एम्बुलेंस से गांव में बीमार हुए गरीबों को अस्पताल पहुंचाते हैं और वो भी एक भी पैसा लिए बगैर। ऐसे साधारण नाम और असाधारण काम करने वाले नागरिकों को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि यही हमारे देश के असली हीरोज हैं जिन्हें कैमरे की कोई चाहत नहीं होती, जिनके पीछे कोई भीड़ नहीं होती और जो चुपचाप अपने समाज में एक बदलाव करने की बेमिसाल कहानियां बन जाते हैं। ये देश के वो गुमनाम हीरो हैं जो नाम में नहीं अपने काम में बड़े हैं। ये न नेता हैं, न सेलिब्रिटी, ना कोई फिल्मी हीरो, लेकिन कैमरे और भीड़ से दूर ये देश के असली हीरो हिंदुस्तानी हैं जिनके काम को इस बार देश ने सलाम किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉक्टर दादी के नाम से मशहूर भक्ति यादव आज मुश्किल से चल फिर पाती हैं, लेकिन 92 साल की ये डॉक्टर आज भी उसी लगन से मरीजों की देखभाल करती हैं जिस लगन से वो पिछले 68 साल से मरीजों का इलाज कर रही हैं, और वो भी बिना फीस लिए।
निस्वार्थ भाव से साल दर साल हजारों गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी कराने वाली भक्ति यादव को अब तक देश कहां जानता था। अगर इंदौर की भक्ति यादव डॉक्टर दादी हैं, तो केरल की मीनाक्षी अम्मा तलवार दादी हैं। 76 साल की उम्र में ऐसी तलवार। केरल की मीनाक्षी अम्मा इस बार उन गुमनाम हीरोज की लिस्ट में हैं, जिन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है। 68 साल से मीनाक्षी अम्मा मार्शल आर्ट सिखा रही हैं और तलवारबाजी के उस पारंपरिक कलारी कला की एक्सपर्ट हैं, जिस कलारी कला को चीन के मार्शल आर्ट्स का भी जनक माना जाता है। अब आपको 44 साल के तेलंगाना के चिंताकिंडी मल्लेशम से मिलाते हैं, जिन्होंने पारंपरिक पोचमपल्ली सिल्क साड़ियों की बुनाई में क्रांतिकारी आविष्कार किया है। 10वीं की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले मल्लेशम ने ऐसी मशीन बनाई जिसने पारंपरिक सिल्क साड़ियों की बुनाई का समय और मेहनत इतना कम कर दिया कि जो साड़ी 5 घंटे में बनती थी और हाथ कट जाते थे, वो साड़ी आसानी से 1 से 1.5 घंटे में बन जाती है। मल्लेशम ने माँ को इतने कष्टों से साड़ी बनाते हुए देखने के बाद ये ठान लिया कि वो अब मशीन बनाएंगे। तेलंगाना के खम्मम के रहने वाले दीरापल्ली रमैया को ट्री मैन यूं ही नहीं कहा जाता। आपने कितने पेड़ जिंदगी में लगाए होंगे? 5, 10 या ज्यादा से ज्यादा 15। लेकिन 68 साल के रमैया अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। वो अपनी जेब में बीज लेकर घूमते हैं और जो भी बंजर जगह दिखती है उस जगह को हरा भरा बना देते हैं। रमैया ने अपना पूरा जीवन भारत को हरियाली से भर देने के लिए समर्पित कर दिया है। पद्मश्री की लिस्ट के गुमनाम हीरोज में गुजरात के सुब्रत दास का भी नाम है, जिन्हें हाईवे मसीहा के नाम से जाना जाता है। 51 साल के सुब्रत दास महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 4000 किलोमीटर के हाईवे नेटवर्क पर एक्सीडेंट में घायल लोगों के लिए इमरजेंसी मेडिकल सर्विस देते हैं। 1999 में सुब्रत दास का वडोदरा जाते वक्त हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन सुब्रत दास ने ठान लिया कि अब वो किसी और के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। सुब्रत दास की तरह 60 साल के विपिन गनत्रा की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। कोलकाता के विपिन को आग से खेलने का शौक है। उन्हें फायर चेजर कहा जाता है, क्योंकि पिछले 40 साल से कोलकाता में जब भी कहीं आग लगती है, वो सबसे पहले जान बचाने के लिए आगे जाते हैं। वो इस काम में दिन रात लगे हैं। जब भी आग लगने की खबर मिलती है, वो फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, खुद टैक्सी में बैठते हैं और आग लगने की जगह पर पहुंच जाते हैं। आग हादसे में अपने भाई को खोने वाले विपिन गनत्रा पिछले 40 साल से निस्वार्थ भाव से लोगों को बचा रहे हैं। ये और मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। फिर भी एक अजीब सा महसूस हो रहा है कि मैं इतने बड़े सम्मान को किस तरह संभाल पाऊंगा, क्योंकि इस समाज में ज़्यादा नाम होने के बाद भी आदमी हो सकता है अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा मैं कुछ न करूँ और समाज के जितने बुजुर्ग माँ बाप हैं उससे हाथ जोड़कर यही विनती करूँगा कि मुझे आशीर्वाद दे और मैं ये सेवा का काम जारी रखूँ। पद्मश्री सम्मान की लिस्ट इस बार ऐसे ही गुमनाम हीरोज से भरी पड़ी है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के करीमुल हक अपनी बाइक एम्बुलेंस के लिए जाने जाते हैं। चाय के बागान में काम करने वाले करीमुल हक गांव से बीमार गरीबों को अस्पताल पहुंचाते हैं, और वो भी बिना 1 रुपए लिए। एम्बुलेंस परिसेवा मेरा माताजी था, उसके हम इलाज करने नहीं सिखाया, रुपया भी नहीं था, गरीब था, गाड़ी भी नहीं था, इसीलिए माँ तो घर पर गुजर गया। ये मेरे मन का दुख है, इसीलिए मैं एक बाइक लोन करके खरीद किया है। चाय बागान का भी काम करता हूँ, श्रमिक का मैं कृषि भी थोड़ा थोड़ा करते हूँ, इसीलिए गांव का कोई आदमी बिना इलाज से ना मरे, अस्पताल तुरंत पहुंचा जाए बाइक से, इसीलिए हम बिना पैसा की पूरी सेवा सोशल वर्कर करता हूं गांव के लिए। चाय बागान में करीमुल हक को 4000 रुपए मिलते हैं, जिसमें 1000 रुपए वो बाइक में पेट्रोल के लिए निकाल देते हैं। करीमुल हक का मिशन यही है कि कोई उनकी मां की तरह इलाज के अभाव में बेवक्त मौत का शिकार न बने। आज तक ब्यूरो। और खबरदार में अब खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके एजेंडे पर फिलहाल वो दीवार है जो वो
अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको के सामने खड़ी करना चाहते हैं, जिससे अमेरिका में अवैध तरीके से लोग ना आ सकें। ट्रंप ने कहा है कि वो दीवार भी बनवाएंगे और उसका पैसा भी मेक्सिको से ही वसूल करेंगे। लेकिन मेक्सिको ने भी ये साफ कह दिया है कि ट्रंप इस दीवार को भूल जाएं और ये भी भूल जाएं कि दीवार बनाने के लिए पैसा मेक्सिको देगा। वैसे दुनिया में पहले ही दीवारों की कोई कमी नहीं है दो देशों के बीच में। मेक्सिको अमेरिका के बीच 3100 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें बाड़ लगाने का काम 2010 में ओबामा ने रोक दिया था। ट्रंप ने चुनाव में यह वादा किया था कि वो मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाएंगे। वैसे दुनिया में सबसे मशहूर चीन की दीवार है, जो आप जानते हैं। हजारों साल पुरानी इस दीवार की लंबाई करीब 21,000 किलोमीटर है। एक और मशहूर दीवार बर्लिन की दीवार है, जिसे 1961 में बनाया गया था। 1989 में यह दीवार गिरा दी गई थी। वर्ष 2000 में इसराइल ने फलस्तीन इलाके को अलग करने के लिए 420 मील लंबी दीवार बनाई। साइप्रस में 1974 में बॉर्डर पर 180 किलोमीटर लंबी एक दीवार बनाई गई थी। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद सिर्फ मेक्सिको बॉर्डर दीवार के मामले में कड़ा रुख नहीं अपनाया है। ट्रंप ने वो सब करने की भी ठानी है जिसके बारे में चुनाव प्रचार में वो बात करते रहे हैं, और इसमें अवैध अप्रवासियों को निकालने से लेकर दीवार खड़ी करने और वैश्विक संधियों से हटने तक की बातें शामिल हैं। तो ट्रंप अब हर वो काम करना चाहते हैं जो ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कही या वादा किया। From this day forward, it's going to be only a खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।